फसलों का सफर, ये क्लास 4 की है, पाठ नंबर 14, भाग नंबर 2, पर्यावरण है। श्री गंगानगर के एक गांव के किसान और उनका बेटा खेत में घूमते हुए बातचीत कर रहे थे कि आओ हम जाने उनकी बातचीत। कुलवंत, पापा जी अब की बार अपने खेत में फसल अच्छी हुई है। सुरजीत, हाँ पुत्र। कुलवंत, पापा जी फसल पक गई, अब इसे कटवानी पड़ेगी। सुरजीत, हाँ पुत्र, फसल कटवाने का सारा इंतजाम कर दिया है, तू तो गेहूं निकालने के लिए थ्रेसर का इंतजाम कर दे। कुलवंत, पापा जी गेहूं निकलेगा तब हमें इसे कहाँ रखेंगे। सुरजीत, पुत्र मैं बाजार में से बोरियां खरीद लाऊंगा और गेहूं को उनमें भर देंगे, फिर मंडी ले जाकर बेच देंगे। पता कीजिए आपके क्षेत्र में किसान कौन कौन सी फसलें उगाते हैं। आपके आसपास के खेतों में फसल पकने पर किसान उसे बेचने के लिए कहाँ लेकर जाते हैं। किसान अपनी फसलों को किन किन साधनों से बेचने के लिए लेकर जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभवों से खेती करने के तरीके विकसित किए, उनके अनुभवों का लाभ बाद वाली पीढ़ियों को मिला, परंतु बदलते समय के साथ नई तकनीक, नई समस्याएं आने लगी। इस हेतु हर पंचायत में कृषि पर्यवेक्षक होते हैं जो किसानों की मदद करते हैं। पता कीजिए आपके गांव में कृषि पर्यवेक्षक किसानों की क्या मदद करते हैं। कृषि से जुड़े सवालों के जवाब आपको और कहां से मिल सकते हैं। यह चित्र अनाज मंडी का है जिसमें विभिन्न प्रकार के अनाज और बोरियां दिखाई दे रही है। मंडी के व्यापारियों को यह अनाज किसानों द्वारा बेचा गया है। पता कीजिए और लिखिए, अनाज की तरह सब्जियां भी मंडी में बेचने के लिए लाई जाती हैं। आपके गांव शहर में किसी सब्जी बेचने वाले से बातचीत कर पता कीजिए कि वे सब्जियां कहाँ से लाते हैं, खुद पैदा करते हैं या मंडी से लाते हैं। कौन कौन सी सब्जियां एक या 2 दिन बाद खराब हो जाती हैं। फलों एवं सब्जियों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए व्यापारी क्या उपाय करते हैं। आसपास सब्जी मंडी हो तो पता कीजिए कि वहाँ सब्जियां कहाँ कहाँ से आती हैं। ये सब्जियां खेत से मंडी में किन किन साधनों में लाई जाती हैं। अपने अपने क्षेत्र में इस तरह की दुकान देखी होगी जिसमें चावल, चीनी, गेहूं, दाल, गुड़, मसाले आदि मिलते हैं। पता कीजिए और लिखिए, किराना की दुकान वाले यह सामान कहाँ से लाते हैं। आपके घर में खाने के लिए यह सामान गेहूं, दाल, चावल, मसाले आदि कहाँ से लाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि खेतों से हमारे घर तक खाद्य सामग्री कैसे पहुंचती है। नीचे दिए गए इस चित्र में यह और स्पष्ट हो जाता है कि खेतों से बोरियां लाद कर शहर में लाई जाती हैं और शहर से फिर गोदामों में और गोदामों से उनके पकवान बन के अपने घर तक पहुंचती हैं या डायरेक्ट भी पहुंच सकती हैं। मतलब गेहूँ किसी ने डायरेक्ट ही खरीदा है तो किराना स्टोर से मिल जाएगा। चर्चा कीजिए और लिखिए कि खेत से घर तक खाने का सामान कहाँ कहाँ से होकर पहुंचता है। खेत से घर तक खाने का सामान परिवहन में किन किन साधनों के माध्यम से पहुंचता है। सबके लिए भोजन हमारे लिए जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। सभी को पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। इस हेतु हमारे यहाँ कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे काम के बदलते अनाज, अंत्योदय अन्न योजना आदि। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा भी सबको आवश्यक खाद्यान्न मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं के समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी होते रहते हैं, पर उद्देश्य यही होता है कि लोगों को सस्ती दरों पर अच्छा और पर्याप्त खाद्यान्न मिले। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इस योजना के तहत आवश्यकता वाले परिवार को बहुत सस्ती दर पर चावल, गेहूं, मोटा अनाज, शक्कर, तेल आदि उचित मूल्य की राशन की दुकान से मिल जाते हैं। पता कीजिए और लिखिए, क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और क्यों। आपके क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान कहाँ है, क्या वह समय से खुलती है, इसके खुलने का समय क्या है, वहाँ से क्या क्या सामान कम दाम पर मिलता है, यह सामान कितनी मात्रा में मिलता है। उचित मूल्य की दुकान पर मिलने वाली सामग्री व बाजार के अन्य दुकान पर मिलने वाली सामग्री की कीमत में कितना अंतर है, किस दुकान पर सामग्री सस्ती है। खेत से घर तक खाद्यान्न अनेक चरणों से होकर
आता है। सबको खाना मिले, इसके लिए अनेक योजनाएं हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सरकारी व्यवस्था जिसे सस्ती दर पर खाने का सामान मिलता है। जाना समझा। और अब बताइए, किसान अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियां, फल, अनाज, दालें, तिलहन आदि उगाते हैं। आपने इनमें से कुछ देखा और खाया होगा। आपने अनुभव से इनके उदाहरण लिखिए। विभिन्न प्रकार की दालें, तिलहन, अनाज, फल, सब्जियां, मसाले। विभिन्न तरह की दाल, तिलहन और अनाज के नमूने इकट्ठे कीजिए तथा कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। आज या कल का अखबार कक्षा में लाकर उसे पता कीजिए कि आपके घर में उपयोग में ली जाने वाली सामग्री जैसे गेहूं, गुड़, चीनी, तेल, दालें आदि के मंडी भाव क्या हैं। फसल के खेत से घर तक पहुंच के सफर के मार्ग और पड़ाव को फलोचित्र के माध्यम से बताइए। फसलें खूब उगाता किसान, सबको उपलब्ध कराता खाद्यान्न। गौरव भाग 2। चरक। हमारे देश बहुत प्राचीन है। हमारा देश बहुत प्राचीन है। हमारे यहाँ पर अनेक वैज्ञानिक चिकित्सक हुए, उनमें से एक थे चरक। इनका नाम चरक कैसे पड़ा? इसकी का एक मजेदार कहानी है। चरक शब्द का अर्थ है चलने वाला। इन्होंने जनसेवा में इतनी रुचि थी कि ये जगह जगह घूमते हुए जनसाधारण की चिकित्सा किया करते थे तथा चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया करते थे। इसलिए लोग इन्हें चरक नाम से जानने लगे। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता। इसके 8 खंड हैं। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट, जड़ी बूटियों के गुण, पहचान का वर्णन है। इनकी धारणा थी कि चिकित्सक को दयावान और सदाचारी होना चाहिए। उन्होंने चिकित्सकों के लिए प्रतिज्ञाएं भी लिखी। पता कीजिए और लिखिए। आपके घर या गांव के आसपास कौन कौन से आयुर्वेदाचार्य हैं? आपके गांव या शहर में कौन कौन से लोग हैं जो आयुर्वेद के अनुसार निःशुल्क उपचार करते हैं? आयुर्वेदाचार्य चिकित्सक में क्या क्या गुण होने चाहिए? अपने गांव या शहर के किस आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर से मिलकर उनके द्वारा ली गई शपथ के बारे में जानें और लिखें। हमारे देश में प्राचीन काल से ही शल्य चिकित्सा विकसित थी। इस क्षेत्र में महर्षि सुश्रुत का नाम प्रमुख है। आजकल की प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले ही कर दिया था। वे अपने छात्रों को प्रयोग एवं क्रियाविधि से पढ़ाते थे। वे चीरफाड़ का प्रारंभिक अभ्यास सब्जियों व फलों से और बाद में मुर्दों के शरीर पर करवाते थे। उनका विचार था कि चिकित्सक को सैद्धांतिक व पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ प्रयोगात्मक ज्ञान में भी प्रवीण होना चाहिए। उन्होंने शल्य क्रिया के लिए 100 से अधिक औजारों तथा यंत्रों का आविष्कार किया। इनमें से अनेक औजारों का आज भी उपयोग किया जाता है। सोचिए और बताइए, प्रयोग एवं क्रियाविधि के माध्यम से पढ़ने के क्या लाभ हैं? हर व्यवसाय के लिए कुछ विशेष औजारों की आवश्यकता होती है। एक शल्य चिकित्सक को किन किन औजारों की आवश्यकता होती है? पता कीजिए और लिखिए। आपने कौन कौन सा काम स्वयं करके सीखा? रानी दुर्गावती। भारत में अनेक वीरांगनाएं हुई हैं, जिनमें कालिंजर महाराजा कीर्ति सिंह की पुत्री दुर्गावती थी। बालिका दुर्गावती बचपन से ही घुड़सवारी और तलवार चलाने में प्रवीण थी। कीर्ति सिंह की पुत्री दुर्गावती, कालिंजर महाराजा की पुत्री दुर्गावती। और तैराकी में भी तेज थी। घुड़सवारी और तैराकी में भी तेज थी। उनका तीर, भाले, बंदूक का निशाना अचूक था। दोनों हाथों में तलवार चलाने का अद्भुत अभ्यास था। बालिका दुर्गा शिव की परम भक्त थी। वे गड़ा राज्य की महारानी बनी। उनके पति दलपति शाह थे। दलपति शाह की मृत्यु के बाद अकबर की ओर से आसफ खान ने गड़ा दुर्ग पर हमला बोल दिया। गड़ा दुर्ग को घेर लिया। कई दिनों तक संघर्ष हुआ। किले के भीतर बारूद खत्म होने के कारण रानी ने अंतिम लड़ाई का निर्णय लिया। रानी घोड़े की लगाम को दांतों में पकड़कर दोनों हाथों से तलवार लेकर वीरता से लड़ी। मुगल सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटती रही। अंत में स्वयं को विकट परिस्थिति में देखकर अपने ही खंजर से वीर गति को प्राप्त हो गई। सोचिए और बताइए। दैनिक जीवन में हमें भी छोटे छोटे काम करने हेतु साहस जुटाना पड़ता है, जैसे अपनी गलती स्वीकार करना, किसी बच्चे के साथ गलत व्यवहार होने पर उसके खिलाफ बोलना, किसी विषय पर बिना डरे अपने विचार रखना। आपने भी कभी ऐसा कोई साहसिक कार्य किया है तो लिखिए।
यह भी कीजिए, भारत की महान वीरांगनाओं के चित्र एकत्र कर कॉपी में चिपकाइए और उनके बारे में पूछताछ कर 4-5 पंक्तियां लिखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने 562 देशी रियासतों को यह अधिकार कर दिया कि वे चाहें तो स्वतंत्र रहें, चाहें तो भारत के साथ मिले या पाकिस्तान के साथ मिले। इस स्थिति को निपटने के लिए जिस महान नेता को सदैव याद किया जाएगा, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। शिक्षा पूर्ण कर। सर्वप्रथम उन्होंने गोदारा के प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया। देश में यह पहला सम्मेलन हुआ जिसमें केवल भारतीय भाषाओं का प्रयोग हुआ। उनके प्रयत्न से गुजरात में बेगार प्रथा बंद हुई। उन्होंने अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया। बारदोली के प्रसिद्ध किसान आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी और तब से वल्लभ भाई सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। सरदार पटेल गृह मंत्री बने। सूचना तथा प्रसारण विभाग तथा भारतीय रियासतों का विभाग भी उन्हें सौंपा गया। फिर वे उप प्रधानमंत्री बने। उन्होंने संगठनात्मक कुशलता का परिचय देते हुए उन्होंने अधिकांश रियासतों को भारत में मिलाने में सफलता पाई। केवल कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ में कुछ कठिनाइयां आई। हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ। नवाब ने 5 दिन में घुटने टेक दिए और हैदराबाद भारत में मिल गया। जूनागढ़ का नवाब प्रजा के विद्रोह से घबराकर पाकिस्तान भाग गया। सभी रियासतें भारत का अभिन्न अंग बन गई। अपने 75वें जन्मदिन पर उन्होंने देश को संदेश दिया कि उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ। वह आज भी सबके लिए सार्थक है। पता कीजिए, आपके आसपास ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको उनके काम के आकार के आधार पर कोई उपनाम दिया हो, जैसे चौधरी, पंचमुखी, पटवा, मेहता, जोशी। अपने शिक्षक को पता कीजिए, बेगार प्रथा क्या थी, सोचिए और बताइए। आप कितनी भारतीय भाषाओं के नाम से जानते हैं, सूची बनाइए। किसी एक परिवार की मासिक आय 5,000 रुपये और खर्च 5,000 रुपये। दूसरे परिवार की मासिक आय 8,000 रुपये और खर्च 5,000 रुपये। दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति में क्या अंतर होगा? दूसरा परिवार ज़्यादा सुखमय रहेगा क्योंकि उसको 3,000 रुपये बच जाएंगे। सरदार पटेल का संदेश, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ, व्यक्तिगत रूप से और देश हित में आज भी सार्थक है। कैसे? हमने सीखा, महापुरुष हमारे गौरव हैं। चिकित्सकों में दया और सदाचार के गुण होने चाहिए। भारत में प्राचीन काल से ही महान वैज्ञानिक हुए। उन्होंने समाज हित में काम किया। भारत में अनेक वीरांगनाएं, महापुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं, जिनसे हम जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं। जाना समझा। और अब बताइए, महापुरुषों की जीवनियों से हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है? आप बड़े होकर उनमें से किस महापुरुष जैसा बनना चाहते हैं और क्यों? आयुर्वेदाचार्य, वीरांगनाओं, क्रांतिकारियों का करें सम्मान, उनसे सीख कर लें हम भी अब बने महान। कंप्लीट हो गया है और मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।